अच्छा जी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार बैंक लोन चाहिए, यार मुझे बैंक लोन चाहिए, यार मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। बहुत से लोगों के ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं मुझसे। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपको बताया जाए कि यार ये लोन लेना कितना बड़ा मसला है बैंक के साथ, और किन के लिए मसला है, किन के लिए मसला नहीं है। आपको कैसे अपने आप को एनालाइज करना है कि यार हाँ, क्या मुझे बैंक लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, और आज की नहीं, ये पूरी एक सीरीज है जिस पे हम आपको बैंक लोन के फ़ायदे, फिर इसकी ब्रेकडाउन्स, इसमें पर्सनल लोन, हाउस फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस और दीगर किस्म के लोन्स, और उसके बाद एक पूरी वीडियो सीरीज होगी इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस की। तो आप हमारे साथ जुड़ के रहेंगे तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपोजर जो हम देखते हैं बैंक्स के अंदर, तो आपको मैं वो भी इसके अंदर बताऊंगा। अच्छा, एक रैंडम मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उसकी कॉल आई मुझे कि यार ये अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, अपना घर अपना आशियाना, या एक दोस्त की कॉल आती है, कहता है यार मुझे ऑटो फाइनेंस चाहिए, एक की आती है मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो यार ये अरेंज करा दो। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं अगर बैंक में बैठा हूँ ना, तो मैं कहूँगा कि यार मुंशी जी ये उठाएं और इसको दे दें, और ये आपका लोन अरेंज हो गया, और बस आप मुझे जो है ना 1 साल में 2 साल में आप मुझे ये पे ऑफ कर देगा। वो भाई ऐसा नहीं होता। बैंक का पूरा एक मैकेनिज्म है, एक पूरा एक प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर के तहत आपको लोन दिया जाता है। 2 किस्म के लोगों को लोन कैटेगराइज किया जाता है। एक बिजनेस लोन, बिजनेस पर्सन्स को एक दिया जाता है, आपके सैलरीड को। अच्छा, बिजनेस को जो लोन दिया जाता है वो बड़े पैमाने पे लोन दिए जाते हैं, बड़े-बड़े पैमाने पे, मतलब मशीन खरीदने के लिए या लूम चलाने, मतलब व्हाट्सएवर, वो बहुत बड़े-बड़े लोन्स होते हैं। मैं एक लेमैन और कॉमन लोग जिनकी ज़रूरियात होती है, मैं उनके हिसाब से बात करता हूँ। अच्छा, एक जो सैलरीड पर्सन होता है ना, उनको लोन का तो प्रोसीजर बहुत आसान होता है कि यार आप अपनी सैलरी स्लिप लाएँ, 6 सैलरी स्लिप लाएँ, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लाएँ, अपनी जॉब कन्फर्मेशन आप दिखाएँ, जॉब की कंसिस्टेंसी आप दिखाएँ, और अपने सैलरी के 3, 4, 5 मल्टीपल आप लोन ले सकते हैं। एक तो ये कहानी होती है कि ये आप कर लें, जिसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। लेकिन इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं? किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना हाई होता है, ये एक मुद्दा है। तो इसके ऊपर भी जो है ना बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैंने अपने दौर में मुझे जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने एक पर्सनल लोन लिया था फैसल से, जो मैंने अभी जाके वाइंड अप किया है। 2021 का लोन 2024 पे, और मैंने 1.5 लाख का लोन लिया था फैसल से, और मुझे उसको पे ऑफ किया मैंने कोई 3.5-4 लाख रुपए, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना मैं पर्सनल लोन को, तो क्योंकि 28 साढ़े 28% का उसके ऊपर मार्कअप होता है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये जो है ना बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है कि यार, क्या, एक तो 1.5 लाख की अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इसमें तो कुछ ऐसा आप हो ही नहीं सकता। वो आपके लग जाते हैं, फिर आप उसके रीपे आप कर रहे होते हैं। तो ये एक मेन मुद्दा। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना वो पॉइंट आउट करे हुए हैं, जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि यार क्या है इसके मामलात ना। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि बैंक लोन होता क्या है। ठीक है, लोन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मार्कअप वर्सेस इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हम आगे रिड्यूसिंग बैलेंस, सिंपल एक्सप्लेनेशन, बैंक का रिस्क कैसे कवर होता है, और कस्टमर की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कुछ 6 टॉपिक है जो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं लोन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, लोन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार हमने कस्टमर को पैसे दिए, और प्लस फिर कस्टमर से हमने पैसों के ऊपर प्रॉफिट लिया या इंटरेस्ट चार्ज किया, और हमने पैसे वापस ले लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कन्वेंशनल बैंक है। क्या इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये होता है कि पीछे कमोडिटी लग जाती है, तो फिर वो पैसे नहीं होते, वो कमोडिटी, वो पूरा एक मैकेनिज्म है इस्लामिक बैंकिंग का। वो मेरे अकॉर्डिंगली वो जायज़ है, मुफ्तियान कराम अकॉर्डिंगली भी वो जायज़ है। लेकिन हम अभी जायज़ नाजायज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसके फ्लॉस की और इसके बेनिफिट्स की। ठीक है, तो लोन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई आप आए, आपने पैसे लिए, और पैसे लेके आप चले गए। आपकी ज़रूरियात, हर बंदे को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब लोगों को पता नहीं होता लोन क्यों लें, कैसे लें,
क्या वजूहात है। अब बहुत सारे आजकल ऑनलाइन ऐप्स भी आ गई हैं जो 50,000 लाख रुपए के ऑनलाइन लोन दे देती हैं और उसके ऊपर एक बेइंतहा मार्कअप चार्ज कर रही होती हैं आपको, और आप उस चक्कर में आप फंसते रहते हैं, फंसते रहते हैं, फंसते रहता है, जिसमें आपका मार्कअप भी चलता रहता है और आपका प्रिंसिपल पे ऑफ ही नहीं हो पा रहा होता। तो काफ़ी हेक्टिक होता है वो। ठीक है, फिर आ जाता है मार्कअप वर्सेस इंटरेस्ट। मार्कअप वर्सेस इंटरेस्ट में क्या मसला है? अच्छा जी, बात एक ही है, इंटरेस्ट हो या मार्कअप हो, बस टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। कहानी ये होती है कि यार, जैसे मैंने आपको अपने अपनी एग्जाम्पल दी कि मैंने लिए थे अपनी शादी के वक्त लोन, तो उस वक्त 28 साढ़े 28% का मार्कअप रेट चल रहा था, क्योंकि कैबोर प्लस 5 6 4 5 वो डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली। आज तो कैबोर ही 10.50 है, तो माई 15-16% के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। लेकिन 15-16% आपको पता है ये ईयरली होता है। आपने इस साल पे किया, अगले साल फिर 15-16% लगता है, फिर अगले साल लगता है, फिर अगले साल लगता है। उसके बाद जो कैबोर का रेट होता है वो आपने कितने साल के लिए लोन लिया हुआ है, मतलब आप समझ, अगर आपने 1 लाख लिया तो बदले में 3 लाख की अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है 5 सालों में, क्योंकि 5 साल के लिए आप लोन ले लेते हैं। देखने में तो ऐसा होता है कि 5 साल का लोन आपको लगता है ऐसा है कि यार इसकी जो है ना मंथली रीपे कम होती है। मंथली रीपे कम होना मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि वो कम रीपे में आपकी प्रिंसिपल बहुत कम जा रही होती है, प्लस आपके इंश्योरेंस ये वो चीज़ें मिला मिला के जो है ना वो आपकी अमाउंट बन जाती है, जो आप 5 साल में जब पे कर रहे होते हैं तो बैंक बेइंतहा उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, क्योंकि बैंक आपको जो भी लोन देता है बैक एंड बैंक उसका इंश्योरेंस करता है कि यार मैंने लोन दिया, इसकी इंश्योरेंस हमें होनी चाहिए ताकि वो अपनी फंड्स को महफूज करते हैं। कल को आप ना रीपे कर पाए तो बैंक क्या करता है, उसके इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। तो बैंक तो किसी तरह से बैंक को बेनिफिट नहीं होता, सॉरी लॉस नहीं होता। नंबर हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस सिंपल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है? अच्छा, कहानी ये होती है इसके अंदर के आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद जो है आप इसकी पे ऑफ कर रहे होते हैं, और आपको जो पहले अगर वो 3 लाख में खड़ा था वो कम होते 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 तो जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद चेक करते हैं तो आपको अपना रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कुछ हल रहा होता है कि और कम और कम और कम। अच्छा, फिर मार्कअप के रेट कम हो जाते हैं अगर, तो आपका जो है ना वो बैलेंस के अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी होता है इसके अंदर। और नंबर हम आते हैं कि बैंक का रिस्क कैसे कैसे कवर होता है। बैंक का रिस्क मैंने आपको अभी ये बताया कि बैंक का रिस्क कवर किस तरह से होता है। बैंक हर लोन के पीछे बैंक अपना एक जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेती है, मतलब तकाफुल ले लेती है इस्लामिक बैंकिंग, या कन्वेंशनल इंश्योरेंस ले लेती है, या बहुत से बैंक आपकी चीज़ों को मॉर्गेज कर लेते हैं। तो वो क्या होती है कि आप नहीं दे पाते तो बैंक क्या करती है, आपकी जो मॉर्गेज की हुई चीज़ होती है बैंक उसको बेच देती है। जैसे कन्वेंशनल बैंक में एक बैंक है जो सोने के ऊपर आपको लोन दे देती है, सोना रखवाएं लोन ले लें। तो कल को आप अगर नहीं पे कर पाते तो बैंक सोना बेच के अपना लोन कवर रिकवर कर लेती है, अपने लोन के अमाउंट। ऐसे ही होता है तकाफुल, ऐसे ही होता है बाकी बैंकों में कि वो क्या करती है आपके लोन के अगेंस्ट वो इंश्योरेंस ले लेती है। आप अगर नहीं पे कर पाए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि कुछ लोग डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब बंदा वो बैंकरप्ट हो जाता है कुछ भी, तो क्या करती है बैंक, फिर बैंक जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम क्लेम कर लेती है। अच्छा, कस्टमर की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? कस्टमर की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यार मैंने 1 लाख लिया ना, मुझे 1.5 लाख की पे करना पड़ेगा। नहीं, कस्टमर को पता ही नहीं होता, क्योंकि कस्टमर पूरा चार्ट देखता ही नहीं है। कस्टमर बैंक जाता है, बैंक जाके पूछता है कि यार अच्छा जो है वो कितनी अमाउंट है? 1 लाख। अच्छा, हम इसमें मंथली क्या बनेंगे? चाहिए बनेगा, बस ये बनेगी। फिर बैंक कस्टमर अपना नॉर्मल कैलकुलेशन करता करता, अच्छा अच्छा वो तो ये अमाउंट बन रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन उस कैलकुलेशन के अंदर ही बड़ी कैलकुलेशन होती हैं। उसमें आपको वंस फॉर ऑल 16 या 15% चार्ज नहीं हो रहा होता, उसकी एक मैकेनिज्म के थ्रू वो चार्ज हो रहा था। हमेशा अपनी शेड्यूल ऑफ लोन साथ लें, उसमें आपको देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, उसको एनालाइज करने में आसानी होगी। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो लोग लोन लेते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको माइक्रो फाइनेंस या छोटे छोटे इदारे उनको लोन इजली दे देते हैं। अंगूठा लगाया, साइन किया, लोन ले लिया। उनको इतना पढ़े लिखे नहीं होता ना बेचारे, तो उनको बात समझ में भी नहीं आती है कि यार हो क्या रहा है उनके साथ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली बगैर पढ़े लिखे या बगैर देखे, बगैर एनालाइज किए हुए लोन लेना या बैंक के किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना, ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि बैंक तो अपना आप को सिक्योर करती है हर जगह, हर एंगल, हर बेनिफिट से। आपने अपना आप को कैसे सिक्योर करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए बैंक
के साथ कोई भी आप काम करें, कोई भी काम करें व्हाट्सएवर, पहले आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप पहले नॉलेज लें उसकी, ठीक है? आप उसके डॉक्यूमेंट ले जाएँ, घर में पढ़ें, पढ़ के समझें, समझ के उसको साइन करें, ताकि आपको पता हो कि यार कल को इसके ऊपर क्या मामलात मेरे साथ बैठ सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपको अपने लॉस पता होने चाहिए कि यार मुझे इसके ये फ़ायदे हैं, मुझे इसका ये नुकसान है, अगर मैं ना रीपे कर पाया तो इसके ये बेनिफिट्स हैं और इसके ये फ्लॉज़ हैं। ये पता होना चाहिए हर कॉमन पर्सन को, ठीक है? तो आज के लिए बस हमारा ये इंट्रोडक्टरी था लोन के ऊपर। इंशाल्लाह हमारी अगली मुलाकात होगी आपसे पर्सनल लोन के ऊपर। हम पर्सनल लोन के ऊपर बहुत डिटेल में पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।